Hello everyone, welcome to Visionary Classes. Today we are going to discuss on the March 2023 पेपर लेक्चर नंबर 3। ठीक है, ये अगेन हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। आज ही पेपर है तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, आज के पेपर में अच्छे से तैयारी करना और कुछ भी चीजें गलत मत करना। ठीक है, बहुत अच्छे से एग्जाम देना ताकि तुम्हारा हर चीज जो है बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, इसमें गलतियां मत करना। ठीक है, कोई भी चीजों में गलतियां मत करना, कंसेप्ट पे ध्यान देना और छोटे छोटे कंसेप्ट पे काम करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसे देखते हो यहाँ पे ये क्या पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग साउंड लेवल एग्जिस्टेड फॉर मैक्सिमम ड्यूरेशन एज पर एलन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एलन का जो कॉन्सेप्ट है एलन, ठीक है, वो क्या बता रहा है ये चीज समझो। पहली बात तो इसमें ये बोलता है द n परसेंट एक्सीडेड लेवल एलन इज द साउंड प्रेशर लेवल एक्सीडेड फॉर n परसेंट ऑफ द टाइम। ठीक है, दूसरा क्या बोलता है कि इन अदर वर्ड्स फॉर n परसेंट ऑफ द टाइम the fluctuating sound pressure level are higher than the Ln level। ठीक है, Ln can be obtained by analyzing a given noise by statistical mean। तो ये n जो बता रहा है ये क्या बोल रहा है कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 40 तो 40 मीन्स पे क्या होगा, n अगर 40 है तो इसका मीनिंग क्या है कि ये जो डीबी लेवल है ये 40% ऑफ दी साउंड लेवल को एक्सीड किया है, 40% ऑफ दी टाइम पीरियड को ये एक्सीड कर गया है। कौन? ये जो तुम्हारा डीबी लेवल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये जानना था कि जो n है n किसमें n सबसे ज्यादा है। ठीक है, n किसमें ग्रेटर है। ठीक है, वही तुम्हारा आंसर होगा। तो n तो सिर्फ L40 में ग्रेटर है तो यही तुम्हारा आंसर था, थर्ड ही तुम्हारा आंसर था। इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं थी, थर्ड ही तुम्हारा आंसर था। क्योंकि ये बता क्या रहा है कि 40% टाइम पीरियड को एक्सीड कर गया है। 40% ऑफ टाइम पीरियड, दिस इज टाइम पीरियड, दिस इज नॉट अ डीबी लेवल, n इज नॉट अ डीबी लेवल। 40% ऑफ टाइम पीरियड को 20 डीबी का साउंड प्रेशर लेवल एक्सीड कर गया है। मतलब 40% मतलब ज्यादा 50% भी हो सकता है। 50% ऑफ द टाइम को टाइम में हमको 20 डीबी का साउंड सुनाई दे रहा है, यही इसका कंसेप्ट है। ठीक है, बाकी सब में तुम देख सकते हो 20, 25, 15 ये दे रखा है, तो ये तो आंसर वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलो, यहाँ पे बोलता है द टाइम बिटवीन द सक्सेसिव पीक और बिटवीन द सक्सेसिव ड्रॉप ऑफ द साइनोसॉइडल साउंड वेव इज कॉल्ड एज, ये पूछा इसने क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी है। वेव पीरियड इज merely द टाइम इंटरवल बिटवीन द टू सक्सेसिव वेव crest और ड्रॉप एज दे पास a फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, तो वेव पीरियड ही तुम्हारा आंसर होगा, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसे अगर तुम कर्व बनाते हो, ठीक है, साइनोसॉइडल कर्व, तो तुम इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पे जो ऐसे अगर मैं लाइन को डीमार्केट करता हूँ तो ये तुम्हारा क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये C1, C2 और C3 ले लो। तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का जो दूरी है वो क्या होता है तुम्हारा लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, यहाँ पे भी ये लैम्बडा वेवलेंथ। ठीक है, दिस इज वेवलेंथ। ठीक है, ये क्या है, एम्पलीट्यूड। ठीक है, वहीं पे ये क्या है, ये ट्रॉ है। ठीक है, ये भी ट्रॉ है। तो ये ड्रॉ वन, ये ड्रॉ टू, इनके बीच में भी लैम्बडा डिस्टेंस है। तो ये बहुत ही सिंपल था, दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है दैट इज पीरियड। ठीक है, इसमें तो कुछ बोलने की दोहराई नहीं थी, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसको अगर गलती किए तो भाई क्यों पढ़ रहे हो बाकी समझ में नहीं आता है, व्हाई यू आर रीडिंग सो मच। ठीक है, पढ़ना ही नहीं चाहिए ऐसे अगर क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो। ठीक है, नॉर्मल फिजिक्स है +2 का। ठीक है, इसके बाद बोलता है कि naturally occurring radioactive gas which is also produced by the radioactive decay of uranium and has the potential to concrete in the buildings and homes is। ठीक है, इसका आंसर रेडॉन होगा, क्योंकि रेडॉन जो है एक नेचुरली ऑकरिंग रेडियोएक्टिव गैस है दैट कैन कॉज लंग कैंसर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, रेडॉन इज ए odorless invisible radioactive gas naturally released from the rocks, soils or water। ठीक है, radon can get into homes and buildings through small cracks or holes built up in the air। Radon is naturally in the atmosphere in trace amount। Outdoor radon disperses rapidly and generally is not a health issue। ठीक है, सारे हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं, कुछ कुछ ही हेल्थ इश्यूज होते हैं अगर उसका ज्यादा एक्सपोजर हो। ठीक है, बाकी यूरेनियम डीके से कैसे पैदा होता है, अगर यूरेनियम 234 को तुम अल्फा डीके करो, अल्फा डीके, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, थोरियम 230। फिर इसका अल्फा डीके कर दो तो ये क्या बनाएगा तुम्हारा, रेडॉन 226। क्लियर,
तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना दिमाग में, ठीक है। रिएक्शंस वगैरह भी पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, तो इस पे अगर नहीं याद होगा तो गलतियां करोगे। Then comes पूछता है कि natural human made depression in which solid waste is dumped, compressed and daily covered with a layer of dirt is referred as। देखो ओपन डंपिंग तो ये रहा, ओपन डंपिंग में कहीं भी तुम डर्ट को तो नहीं डाल रहे हो, डर्ट नहीं है, तो ओपन डंपिंग तो नहीं होगा, ठीक है। सिक्योर लैंडफिल में तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे सिंथेटिक लाइनर का कवर लगाया है, सिंथेटिक लाइनर है, तो यहाँ पे भी डर्ट नहीं है, ठीक है। सिक्योर लैंडफिल में भी डर्ट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बट सैनिटरी लैंडफिल की बात करो तो यहाँ पे देखो गाड़ी आ रहा है और डर्ट को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, दे आर गिविंग द डर्ट, ठीक है, तो सैनिटरी लैंडफिल तुम्हारा आंसर होगा। कंपोस्टिंग में तो तुम मैन्यूर यूज करते हो ना, कंपोस्टिंग में यू आर यूजिंग मैन्यूर, तो कंपोस्टिंग में तो मैन्यूर आएगा, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल होगा इसका आंसर, बट कंपोस्टिंग साइट्स में तुम मैन्यूर यूज करते हो, दैट्स व्हाई कंपोस्टिंग साइट इज गिविंग द मैन्यूर, ठीक है, ये चीज क्लियर होना चाहिए। And this क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल वेर फर्स्ट नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया। देखो 1999 में प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल यूजेज रूल आया था, ठीक है, याद रखो ना तुम्हारा। फिर 2011 में क्या आया था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2011 में भी आया था, ठीक है। वो फिर 2016 में भी वही रूल रहा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में रहा। बट एमओई एफसीसी के अंडर में भी ये 2016 में ही आया है, तो 2016 इसका आंसर है, ठीक है। जबकि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो है वो 2021 में आया है, ठीक है। देन 2018 में भी वही अमेंडमेंट रूल आया है, तो 2 साल अमेंडमेंट रूल, 2 साल आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, और 1 साल में प्लास्टिक मैन्युफैक्चर सेल यूजेज रूल, ठीक है। डेट याद रखो, इसके अंदर का जो थ्योरीज है ये भी तुम पढ़ सकते हो फॉर योर यूजफुलनेस, क्योंकि कहीं कहीं पे सिंगल यूज प्लास्टिक की भी बात की गई है जो कि 2021 में आया है, ठीक है। तो इसलिए डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लॉज, तो डेट्स जो भी हैं, जितने भी लॉज हैं, ठीक है, ऑल द लॉज के डेट्स, ठीक है, लॉज, ठीक है, कन्वेंशंस, इनके डेट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज एंड कन्वेंशंस के डेट्स जो हैं इनको तुम याद कर ही लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पे तुमको कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, करेक्ट। चलो फिर बात करते हैं यहाँ क्या, द प्रोसेस ऑफ थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज रिफर्स टू एज, ठीक है। Pyrolysis is the heating of an organic material such as biomass in the absence of the oxygen. Biomass pyrolysis is usually conducted at or above 500 degrees Celsius, providing enough heat to deconstruct the strong biopolymer mentioned the above, ठीक है। पायरोलाइसिस में तुम सारा चीज तुम नोटिस कर सकते हो, पायरोलाइसिस में क्या हो रहा है, ठीक है, इसका आंसर पायरोलाइसिस ही होगा, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ये चीज हो रहा है। और बायोमास कैसे अंदर जा रहा है, एयर इनलेट कैसे अंदर जा रहा है, पायरोलाइसिस रिएक्टर में पानी कैसे अंदर जा रहा है, रॉ गैस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, एस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है। इसके लिए तो तुमको चिंता करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्टली तुम बोल सकते हो, ठीक है, कि इसमें पायरोलाइसिस है, क्योंकि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात कर ही दी है यहाँ पे थर्मल डिग्रेडेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट में, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद आता है कि which one of the following is not a preferred sustainable strategy for reducing the solid waste, ठीक है। तो देखो न्यू स्कीम के हिसाब से अगर हम चले हाइब्रिड लाइफ साइकिल असेसमेंट में किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, एनी प्रोडक्ट का हाइब्रिड अगर लाइफ साइकिल असेसमेंट करते हो तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वेस्ट का इनपुट और आउटपुट मॉडल कहाँ से निकलता है, ये चीज जानने की जरूरत है, ठीक है। तो सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी में तुम्हारा इनपुट एंड आउटपुट अप्रोच तो जरूर रहेगा कि कितना बाहर जा रहा है कितना इन हो रहा है, क्योंकि उसी के हिसाब से तो तुम एनर्जी का कन्वर्जन करोगे सॉलिड वेस्ट से। तो आउटपुट एंड इनपुट अप्रोच तो रहेगा, लेकिन यहाँ पे नॉट दिया है, तो ये दोनों आंसर वैसे ही नहीं होगा। वेस्ट मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटेजी है उसमें थ्रूपुट इकोनॉमी की भी बात की जाती है, ठीक है, कि मार्केट में कितना तुम्हारा जो वेस्ट है वो फेंका जा रहा है, उसके उसके हिसाब से कैसे तुम्हारी इकोनॉमी खराब हो रही है, ये इकोनॉमी बूम कर रही है क्योंकि तुम वेस्ट से एनर्जी को रिसाइकल करके पैदा कर रहे हो, ये सब पोर्शंस भी कवर आउट होते हैं, तो इसके लिए तुम्हारा थ्रूपुट इकोनॉमी अप्रोच भी इंक्लूड होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर तुम्हारा क्या होगा, टाइम पुट अप्रोच इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। Then comes the abandoned, idled or underused industrial and commercial facilities where the expansion and redevelopment is complicated by real or perceived contamination are defined as, ठीक है, brown fields, इसमें तो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
क्योंकि अगर हम ग्रीन फील्ड की बात करें तो ग्रीन फील्ड रिफर्स टू बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड दैट वर लिटरली ग्रीन। ग्रीन मतलब वो पेड़ पौधों से भरा होगा, ठीक है, प्लांटेशन ज्यादा होगा, ठीक है, प्लांटेशन शुड बी हाई, प्लांटेशन शुड बी हाई हियर, शुड बी हाई, ठीक है, शुड बी हाई हियर, ठीक है। द वर्ड ग्रीन इज ऑल्सो सिनोनिमस विद द वर्ड न्यू, ठीक है, न्यू है, न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में आ रहा है। लैंडफिल तो वेल इंजीनियर्ड और मैनेज्ड फैसिलिटी है फॉर द डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है। लैंडफिल्स आर लोकेटेड, डिजाइन, ऑपरेटेड एंड मॉनिटर्ड टू इंश्योर द कंप्लायंस विद द फेडरल रेगुलेशन, फेडरल रेगुलेशन के अंडर में आ रहा है। लेकिन ब्राउन फील्ड की बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी है, the expansion, redevelopment and reuse of which may be complicated by the presence of potential presence of hazardous substances, ठीक है। ब्राउन फील्ड ऐसे फील्ड है जहां पे तुम्हारा ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट डम्प्ड है और वो खतरनाक हो सकते हैं तुम्हारा, अगर तुम किसी भी तरीके के बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज कर रहे हो तो ये कंटामिनेंट से भरे होंगे, ठीक है। इसके वजह से एक डिजास्टर भी हुआ था जिसका नाम है लव कैनल डिजास्टर, लव कैनल डिजास्टर, ठीक है। इसको थोड़ा जाके रिवाइज आउट कर लेना क्योंकि ये यूनिट 10 का टॉपिक है, ठीक है। यूनिट 10 में लव कैनल डिजास्टर भी एक टॉपिक है डिजास्टर के नाम पे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ये बोलता है द नोटिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 वाज कैरिड आउट फॉर, ठीक है। सिंपल सा आंसर है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होगा क्योंकि 27 जनवरी 1994 में द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द एक्ट निकाला था 1986 में, EIA के नोटिफिकेशन को लाया था जिसमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो था वो मैंडेटरी था फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, जिनको तुम्हारा शेड्यूल 1 में लाया गया था, ठीक है। तो इसमें रिवर वैली प्रोजेक्ट सिर्फ नहीं है, टूरिज्म प्रोजेक्ट सिर्फ नहीं है, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है, सिर्फ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट एज ए होल आते, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर जो थे सारे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। हैव ए नाइस डे, ठीक है, और आज का एग्जाम अच्छे से देख लेना, ठीक है।